ज्ञानदूत प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आई एम मंजू खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। Today we will learn about consumer surplus. Meaning of consumer surplus. Consumer surplus is an economic measurement of consumer benefits. Consumer surplus happens when the price that consumers pay for a product or service is less than the price they are willing to pay. It is a measure of the additional benefit that consumers receive because they are paying less for something than what they were willing to pay. A consumer surplus occurs when the consumer is willing to pay more for a given product than the current market price. उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का मार्शल के कल्याणकारी आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है। मार्शल ने 1879 में उपभोक्ता के लगान नाम से इसकी व्याख्या की थी। बाद में 1819 में इस अवधारणा को पूर्ण करके अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की थी। दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको खरीदने के लिए उपभोक्ता जो कीमत देना चाहता है और जो देता है या उपयोगिता का जो त्याग करता है उससे अधिक उपयोगिता उस वस्तु के प्रयोग से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में संभावित कीमत जो हम देने को तैयार हैं और वास्तविक जीवन में जो कीमत चुकाई जाती है, दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। Basic of a consumer surplus. The concept of consumer surplus was developed in 1844 to measure the social benefits of public goods such as national highways, canals and bridges. It has been an important tool in the field of welfare economics and the formulation to tax policies by governments. Consumer surplus is based on the economic theory of marginal utility, which is the additional satisfaction a consumer gains from one more unit of a good or service. The utility a good or service provides varies from individual to individual based on their personal preference. Typically, the more of a good or service that consumers have, the less they are willing to spend for more of it due to the diminishing marginal utility or additional benefit they receive. Definition of consumer surplus. Consumer surplus is the difference between the price that consumers pay and the price that they are willing to pay. On a supply and demand curve, it is the area between the equilibrium price and the demand curve. व्यवहारिक जीवन में किसी वस्तु का क्रय मात्र उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के कारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वह घटक है जो उपभोक्ता के लाभ को दर्शाती है और इसी लाभ के कारण उपभोक्ता द्वारा वस्तु का क्रय किया जाता है। दूसरी ओर वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग किया जाता है जो सामान्य रूप से मौद्रिक रूप में होता है। इस त्याग को उपभोक्ता की हानि के रूप में भी देखा जा सकता है। जब तक उपभोक्ता की लाभ और हानि बराबर नहीं हो जाते, तब तक उपभोक्ता का क्रय चलता है। क्रय वो करता ही चला जाता है और वस्तु की वह इकाई जहां उपभोक्ता का लाभ और हानि बराबर है, वह सीमांत इकाई कहलाएगी। इस इकाई से पूर्व की समस्त इकाइयां अधिसीमांत इकाइयां हैं और वे उपभोक्ता को उनके त्याग की तुलना में अधिक लाभ अथवा उपयोगिता प्रदान कर रही होती है। अतः ये जो समस्त इकाइयां हैं वो उपभोक्ता की बचत को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत उपयोगिता का वह आधिक्य है जो कि उपभोक्ता को किसी वस्तु का क्रय करते समय उसके द्वारा अनुभव की गई
उपयोगिता की तुलना में उपलब्ध होती है। इसे मापना अत्यंत सरल है। किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता को जो अधिकतम कीमत उसके लिए चुकाने के लिए वह तैयार होता है और वह कीमत जो वास्तव में उसके द्वारा चुकाई जाती है, इन दोनों कीमत का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। अतः उपभोक्ताओं की बचत उपभोक्ता के कार्यों का प्रतिफल नहीं होती है, वह तो उन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों एवं अवसरों का परिणाम है जिससे उपभोक्ता के द्वारा उपभोग का व्यवहार संपन्न किया जाता है। Assumption of consumer surplus। उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं। मार्शल ने उपभोक्ता जो उपभोक्ता है उसकी बचत की अवधारणा उसकी अनेक मान्यताओं पर आधारित है। पहली उसकी मान्यता थी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन तथा जो प्राप्त संतुष्टि है उसमें निश्चित संबंध होता है। उपभोक्ता की उपभोग प्रक्रिया के दौरान वस्तु की कीमत के अतिरिक्त उसे प्रभावित करने वाले समस्त अन्य घटक समान रहने चाहिए और जो उपभोग है उसकी प्रक्रिया के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर रहनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता स्वतंत्र उपयोगिता होती है। उससे संबंधित वस्तुओं की उपयोगिता पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा होता है उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न उपभोक्ता में आय रुचि संबंधी कोई अंतर भी नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ उपभोक्ता की बचत की एक मान्यता ये भी है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होनी चाहिए और उपयोगिता हास नियम क्रियाशील रहना चाहिए। ये सारी जो मान्यताएं हैं उस पर होने पर उपभोक्ता की बचत का हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। जो मार्शल की विचारधाराएं थी तो उसका हिग्स सैमुअल्सन कैनन टांजिंग इन सब ने कटु आलोचना भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा जिन मान्यताओं के आधार पर प्रतिपादित की थी वो मान्यताएं क्या है, संदिग्ध है। अतः मार्शल की जो भी अवधारणा है वह पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है। जैसे मार्शल की अवधारणा में ये मान्यता है कि जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है और जो प्राप्त संतुष्टि है उसमें निश्चित संबंध पाया जाता है, तो ये मान्यता क्या पूर्णतः अवास्तविक है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है और जो प्राप्त संतुष्टि से अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के संबंध में विचार करता है और जब वह वास्तव में उसे क्रय करता है तो उसके मध्य उपभोक्ता की मनोस्थिति कई बार बदल जाती है। साथ ही जो क्रय कर लेता उसके उपरांत जो व्यवहारिक अनुभव है वो उसकी अपेक्षाओं के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकते हैं। अतः दोनों के मध्य जो निश्चित संबंध है वो पाया जाना संभव नहीं है। और इसी के साथ साथ जो उपभोक्ता की बचत का निर्धारण करते समय वस्तु की स्वयं की कीमत के साथ ही उसे प्रभावित करने वाले अन्य घटक भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। परंतु मार्शल ने इन सभी को स्थिर मान लिया है जो कि सही नहीं है। इसी के साथ साथ मार्शल की अवधारणा की अगली आलोचना की गई कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानने की मान्यता से संबंधित थी। आलोचकों का तर्क है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। जब कभी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसके पास स्थित मुद्रा का स्टॉक घटता चला जाता है। परिणामतः जो सीमांत उपयोगिता हास नियम है उसकी क्रियाशीलता के कारण मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। अतः मुद्रा के स्टॉक और उसकी सीमांत उपयोगिता में सदैव विपरीत संबंध पाया जाएगा, ये कभी भी समान नहीं होंगे। अगली जो आलोचना की गई थी वो था कि जो विभिन्न वस्तुएं जिसका उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है उसकी उपयोगिता कभी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती है, अपितु वे परस्पर ऐसी वस्तुएं जो उनसे संबंधित है प्रभावित होती रहती है। जैसे पेन से प्राप्त होने वाली उपयोगिता केवल उसी पर निर्भर नहीं होती, वो कागज की गुणवत्ता से भी प्रभावित हो सकती है। अतः जो मार्शल की स्वतंत्र वस्तुओं की मान्यता है वो
सही प्रतीत नहीं होती है। व्यवहारिक जगत में उपभोग की जा रही अनेक वस्तुओं का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो मिल ही जाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब चाहे पूर्ण प्रतिस्थापक हो और आंशिक रूप से प्रतिस्थापित हो। अतः मार्शल का यह कहना कि जो भी वस्तु उपभोग की जा रही है उसमें वस्तु की प्रतिस्थापक वस्तुओं का पूर्णतः भाव होता है, तो ये असत्य प्रतीत होता है। इसी के साथ साथ उपभोक्ता का आचार विचार मनोदशाएं ये भी निरंतर चेंज होती रहती है। साथ ही अर्थव्यवस्था में इतने अधिक उपभोक्ता विद्यमान होते हैं कि सभी की आय, रुचि और फैशन इन सबको स्थिर मान लिया जाए, ये सही नहीं है। प्रोफेसर निकलसन ने इसे पूर्णतः कल्पना पर आधारित सिद्धांत कहा। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली कीमत स्तर की भिन्नता और आय स्तर की भिन्नता को भी उठाया। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य तुलना किया जाना संभव नहीं। और यदि हम उपभोक्ता के सभी क्रयों को ध्यान में रखें तो किसी वस्तु विशेष के लिए जो कीमत वो चुकाता है या कीमत चुकाने को तैयार होता है, दोनों का अंतर शून्य के बराबर होगा। वस्तुतः उपभोक्ता उपभोग प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व ही अपनी आय को उपभोग की जाने वाली विभिन्न मदों में इस प्रकार आवंटित कर लेता है कि भुगतान करने की तत्परता और वास्तव में चुकाई गई राशि का अंतर समाप्त हो जाता है। मार्शल द्वारा अपनी अवधारणा में जिस मांग वक्र को स्वीकार किया गया है वे क्रियात्मक रूप से भी सही नहीं माना है। उपभोक्ता जब किसी वस्तु का निरंतर उपयोग करता चला जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है, जिससे कि उसकी औसत मूल्य का भी परिवर्तन होता रहता है। और जब जब औसत मूल्य परिवर्तन होगा हमें मांग वक्र के ढाल में भी परिवर्तन करना होगा। अतः मार्शल का मांग वक्र सही नहीं है। और मार्शल गिफिन वस्तुओं के संबंध में भी उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करने में असफल रहा है। इस प्रकार हमने ये देखा कि कंज्यूमर सरप्लस की मार्शल ने कौन कौन सी मान्यताएं ली थी और उस मान्यताओं पर क्या क्या आलोचनाएं की गई उसकी विचारधारा के संबंध में। Measuring consumer surplus. The demand curve is a graphic representation used to calculate consumer surplus. It shows the relationship between the price of a product and the quantity of a product demanded at that price, with price drawn on the y-axis and the graph and quantity demanded drawn on the x-axis. Because of the law of diminishing marginal utility, the demand curve is downward sloping. Consumer surplus is measured as the area below the downward sloping demand curve on the amount a consumer is willing to spend for given quantities of a good and above the actual market price of the good, depicted with a horizontal line drawn between the y-axis and demand curve. Consumer surplus can be calculated on either an individual or aggregate basis. Depending on it, if the demand curve is individual or aggregated, consumer surplus always increases as the price of a good falls and decreases as the price of a good rises. Here is the consumer surplus. There is supply curve and demand curve, and the price is determined in the equilibrium point. The pink portion is consumer surplus. उपभोक्ता जितनी कीमत देने को तैयार होता है और जितनी कीमत उसे देनी पड़ती है उन दोनों का डिफरेंस इस पिंक पोर्शन में दिखाई दे रहा है। यही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, जहां पर मांग कर्व और पूर्ति कर्व एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर प्राइस निर्धारित होती है। और नीचे वाला पोर्शन प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है, जहां से वो सप्लाई करता है। और ऊपर वाला पोर्शन जहां पर प्राइस डिसाइड होती है और जो कीमत उपभोक्ता देने को तैयार होता है, उन दोनों का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। Key points. Consumer surplus happens when the price consumers pay for the product or service is less than the price they are willing to pay. Consumer surplus is the benefit or good feeling of getting a good deal.
Consumer surplus always increases as the price of a good falls and decreases as the price of a good rises. Can firm reduce consumer surplus? Firm can reduce consumer surplus if they have market power. This enables them to raise prices above the competitive equilibrium. In the monopoly, a firm will maximize profit by reducing consumer surplus. Another way to reduce consumer surplus is to engage in price discrimination, charging different prices to different group of consumers. Those with inelastic demand will see their consumer surplus reduced. More on price discrimination. To completely eliminate consumer surplus, a firm would need to engage in first degree price discrimination. This means charging the consumer the highest price they are willing to pay. To gain market power, a firm could advertise to create brand loyalty. This will make demand more inelastic. Consumer surplus and the price elasticity of demand. Consumer surplus for a product is zero when the demand for the product is perfectly elastic. This is because consumers are willing to match the price of the product. When demand is perfectly inelastic, consumer surplus is infinite because a changing in the price of the product does not affect its demand. This includes products that are basic necessities such as milk, water, etc. Demand curves are usually downward sloping because the demand for a product is usually affected by its price. With inelastic demand, consumer surplus is high because the demand is not affected by the change in price and consumers are willing to pay more for a product. In such an instance, seller will increase their price to cover the consumer surplus to the producer surplus. Alternatively, with elastic demand, a small change in price will result in a large change in demand. It will result in a low consumer surplus as consumers are no longer willing to buy as much of the product or service with a change in price. Difficulties in the measurement of consumer surplus. Utility is not measurable. उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार है, अतः उसको मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता और त्याग की जाने वाली उपयोगिता का अंतर है। जब हम उपयोगिता का सही माप नहीं कर सकते, तो उपभोक्ता की बचत भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। Marginal utility of money does not remain constant. उपभोक्ता की बचत की सही माप इस तथ्य पर आधारित है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां खरीदता जाता है, वैसे वैसे मुद्रा की मात्रा घटती जाती है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसीलिए उपभोक्ता की बचत को मापना कठिन हो जाता है। डिफरेंस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। बाजार में सभी उपभोक्ताओं की रुचि एक समान नहीं होती है। एक उपभोक्ता को किसी वस्तु विशेष की इच्छा दूसरे उपभोक्ता की तुलना में अधिक तीव्र हो सकती है। कंज्यूमर्स इकोनॉमिक कंडीशन डिफर। बाजार में सभी उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है। कुछ निर्धन होते हैं तो कुछ धनी होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। तो एक धनी उपभोक्ता एक निर्धन उपभोक्ता की तुलना में एक वस्तु का अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाता है। इसीलिए उन दोनों की उपभोक्ता की बचत के माप करना कठिन हो जाता है। डिफिकल्टी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट। स्थानापन्न वस्तुओं के कारण भी उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाई आती है। अगर दो स्थानापन्न वस्तुओं के कारण भी उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाई आती है, तो अलग अलग उपयोगिताओं का जोड़ करना उनकी सम्मिलित उपयोगिताओं से कम होता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत को ठीक ठीक नहीं माप सकते। कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपयोगिता को समान मान लेना चाहिए। मार्शल ने तो यहाँ तक भी कहा है। कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम नेसेसिटी इज इनफिनाइट।
अनिवार्य वस्तुओं की तीव्रता बहुत अधिक होती है। एक उपभोक्ता को इन वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा वो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। ऐसी दशा में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित और अनंत हो जाएगी। कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम प्रेस्टिजियस गुड इज इंडिफिनिट। प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं होती हैं, उसके संदर्भ में भी उपभोक्ता की बचत को ज्ञात नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तुओं की उपयोगिता अधिक कीमत पर ही मालूम पड़ती है। यदि ऐसी वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाती है तो वो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं ही नहीं रहती, तो उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती है। अतः ऐसी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने से उपभोक्ता की बचत में वृद्धि नहीं होती है। कंज्यूमर इज अनअवेयर ऑफ फुल डिमांड शेड्यूल। उपभोक्ता की जो मांग तालिका है वो अनिश्चित और अव्यवस्थित होती है तथा अनुमानों पर ही आधारित होती है। इस प्रकार काल्पनिक और अनुमानित मूल्य सूची के आधार पर निकाली गई जो भी उपभोक्ता की बचत है वो भ्रामक सिद्ध होती है। Criticism of consumer surplus. This law is imaginary and impractical. Unrealistic assumptions. उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं अवास्तविक और अवैज्ञानिक है। इसीलिए आलोचकों का कहना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसीलिए इसको मापा नहीं जा सकता है। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान भी नहीं रहती है। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को खरीदता जाता है वैसे वैसे उसके पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। वस्तुओं की उपयोगिता एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होकर परस्पर आश्रित होती है, क्योंकि उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग नहीं करता है बल्कि अनेक वस्तुओं का उपभोग करता है। स्थानापन्न वस्तुओं को एक मान लेना भी ठीक नहीं है और वस्तुओं की रुचि और फैशन आदि विभिन्न समयों पर भी परिस्थितियां बदलती रहती है। कंज्यूमर सरप्लस नॉट कांस्टेंट। आलोचकों की धारणा है कि उपभोक्ता की बचत परिवर्तनशील है, इसीलिए जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपभोक्ता की बचत भी कम होती जाती है। इसी प्रकार रुचि, आय, फैशन, आदत आदि मान्यताओं का व्यवहार में भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। Consumer surplus from necessities and prestigious good is unrealistic. आलोचकों का यह मानना है कि जो अनिवार्यताएं हैं और जो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं हैं उसके संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित और अनंत होती है। एक उपभोक्ता किसी ऐसी वस्तु के लिए जिसको उसके प्राणों की रक्षा होती है कहीं अधिक त्याग करने को तत्पर हो सकता है। Consumer surplus becomes zero at the final analysis. प्रोफेसर यूलिस गोबी का मत है कि यदि संभावित कीमत और वास्तविक कीमत में अंतर कोई उपभोक्ता की बचत मान लिया जाए तो अंतिम विश्लेषण में यह अंतर शून्य हो जाता है, अर्थात व्यवहार में ये बचत कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए ये सिद्धांत भ्रामक है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत की तब तक सही नहीं माप हो सकती जब तक कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को खरीदने पर उपभोक्ता की मांग सारणी में परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा जाता हो। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज डिफिकल्ट। उपभोक्ता की बचत का ठीक ठीक मापन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उपभोक्ता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती है। उपभोक्ता की रुचि में भी अंतर पाया जाता है। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। स्थानापन्न वस्तुओं को उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता की बचत की माप नहीं की जा सकती है। इस प्रकार जब उपभोक्ता की बचत का सही सही मापन नहीं हो सकता है तो इस सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व कम रह जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस में इम्पोर्टेंस इन एक्सचेंज। उपभोक्ता की बचत उपभोक्ताओं को विनिमय से प्राप्त होने वाले लाभों का ज्ञान कराती है। अनेक बार तो ये ज्ञान भी नहीं होता है और उपभोक्ता की बचत का विचार उपभोक्ता की इस स्थिति से अवगत कराया जाता है कि उसको विनिमय से कितना लाभ प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंस इन वैल्यू इन यूज ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज। उपभोक्ता की बचत की सहायता से हम किसी वस्तु के उपयोग के मूल्य विनिमय के मूल्य को अंतर को समझ सकते हैं। ऐसी अनेक वस्तुएं जीवन में होती है जिनका विनिमय मूल्य तो बहुत कम होता है लेकिन इसका उपयोग मूल्य बहुत अधिक होता है। जैसे नमक है, दिया सलाई है, पुस्तक है, पेन है, सुई है।
समाचार पत्र है, इन वस्तुओं के बदले जितना मूल्य चुकाया जाता है उससे कहीं ज्यादा उपभोक्ता को उसकी उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः ऐसी वस्तुओं के प्रयोग से उपभोक्ता की बचत बहुत अधिक होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसके लिए दी जाने वाली कीमत के बराबर हो। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टडी। उपभोक्ता की बचत से दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है। अन्य बातों के समान रहने पर अधिक आर्थिक उन्नति अधिक उपभोक्ता की बचत का परिचायक होती है। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मोनोपोलिस्टिक प्राइस। एकाधिकारी ये देखता है कि जिन वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत अधिक होती है उसका अधिक मूल्य रखता है ताकि वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। परंतु मूल्य को ऊंचा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु का मूल्य कहीं इतना ऊंचा नहीं हो जाए कि उपभोक्ता की जो बचत है वो पूर्ण रूप से ही समाप्त हो जाए, तो फिर वो एकाधिकारी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। उपभोक्ता की बचत किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों की माप करने में भी मदद देती है। प्राय हर देश विदेशों से उन्हीं वस्तुओं का आयात करते हैं जो उनके स्वयं के देश में कम मात्रा में और महंगी उपलब्ध होती है। टैक्स पॉलिसी। सरकार द्वारा लगाए गए करों का प्रभाव उपभोक्ता की बचत पर भी पड़ता है। उसे उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि करारोपण के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। परंतु इसके साथ ही सरकार को कर के रूप में आय भी प्राप्त होती है। यदि कर से प्राप्त अतिरिक्त आय की उपयोगिता उपभोक्ता की बचत से होने वाली कमी से ज्यादा है तो ऐसे कर को अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि कर ऐसा है जिससे उपभोक्ता की बचत में कमी ज्यादा हो रही है तो वो अपेक्षाकृत अतिरिक्त आय की उपयोगिता से भी ऐसा कर बुरा माना जाएगा। चाहे उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा हो, हास नियम लागू हो रहा, समता नियम लागू हो रहा, तो उस स्थिति में अलग अलग पोजीशन पे काम करता है कि उपभोक्ता की बचत की कमी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में कर नहीं लगाया जाएगा, और अगर सरकारी आय में वृद्धि अधिक हो रही है तो कर लगाया जा सकता है। हेल्पफुल इन डिसीजन टू गिव इकोनॉमिक सब्सिडी। सरकार उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से आर्थिक अनुदान और सहायता देती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है और इससे वस्तुओं का मूल्य गिरता है और उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। यदि यह बचत आर्थिक सहायता की तुलना में अधिक होती है तो उद्योगों को आर्थिक सहायता देना लाभकारी होता है। कंपैरिजन इन डिफरेंट नेशंस। जिस प्रकार एक राष्ट्र की विभिन्न समयों से तुलना की जा सकती है उसी प्रकार एक समय में विभिन्न राष्ट्रों की क्या स्थिति है इसका ज्ञान भी उपभोक्ता की बचत के माध्यम से हो सकता है। जिन राष्ट्रों में उपभोक्ता की बचत अधिक होगी वे अधिक उन्नत और कम उपभोक्ता की बचत वाले राष्ट्र पिछड़े राष्ट्र कहलाए जा सकते हैं। इफेक्ट ऑन चेंज इन प्राइसेस। विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का उपभोक्ता पर प्रभाव जानने के लिए उपभोक्ता की बचत का अध्ययन किया जाता है। मूल्य परिवर्तनों में जब कीमतों में वृद्धि होती है तो प्राय उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। इसके विपरीत स्थिति में मूल्य कम होने पर उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है। That's all for today. It is all about consumer surplus. Thank you everyone and keep learning.